हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है आज के इस लेक्चर में किस चीज के ऊपर जो है बातें करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि हम लोग जो है पहले वाले लेक्चर के अंतर्गत बहुत सारे जो टॉपिक्स है जिनको हम लोग जो है कवर कर चुके हैं, और ये जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है उत्तक, ये किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो है हमारे बायो के यानी बायोलॉजी के अंतर्गत आता है, जिसमें से हम लोग जो है चैप्टर नंबर 1 यानी जिसको क्या था आपका चैप्टर नंबर 1, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कोशिका के बारे में हम लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और आपका जो है चैप्टर नंबर 2 जिसको हम लोग अभी देख रहे हैं यानी क्या है उत्तक, इस चैप्टर को आपके इस मजेदार से शानदार से और जानदार से यूट्यूब चैनल यानी एकलव्य ट्यूटोरियल सारन के ऊपर हम लोग जो है देख चुके हैं। अगर आप लोग जो है इस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर नंबर 1 अगर नहीं देखे हैं तो कृपया जाकर पहले उसको देख कर आए, क्योंकि वहां पे मैंने आपको उत्तक के बारे में बताया था, उत्तक के प्रकार के बारे में बताया था, बहुत सारी बातों के ऊपर हम लोग ने चर्चा किया था। तो कृपया आप लोग जो है पहले उस लेक्चर को देख कर आए, तब जाकर आप जो है इस लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक नहीं आएगा तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब बातें हो जाती है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो है आपके जितने भी बुक्स है उनसे रिलेटेड जो है वीडियो इन पे जो है इस आपका जो है ये आपका यूट्यूब चैनल है, इस चैनल पर जो है आते रहता है। यानी आपके हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आपको इस जो आपका जो यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर जो है अपलोड होते रहता है। तो कृपया आप लोग जो है इस वीडियो को जो है लाइक कर देंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज हम लोग बातें कर लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है उत्तक चैप्टर जो है पढ़ रहे थे, और उत्तक चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको जो है बहुत सारे टॉपिक को जो है बता चुका था। फिर से एक बार हम लोग जो है बातें कर लेते हैं, उत्तक के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है पहले क्या देखे थे, उत्तक को देखे थे। उत्तक क्या होता है सर? तो देखिए उत्तक क्या होता है, जो हमारे जो एक ही प्रकार के कोशिकाएं होते हैं और जिनका जो कार्य है वो एक ही होता है, और ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को? उम्मीद करते हैं इतना तक समझ में आया होगा। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने देखा था उत्तक के प्रकार। सर हम लोग ठीक है उत्तक तो समझ, लेकिन उत्तक के हम लोग जो है प्रकार किस आधार पे बांटते हैं सर? तो देखिए उत्तक का जो प्रकार है हम लोग किसको किसके में बांटते हैं, एक जो है आपके पेड़ पौधे के अंतर्गत बांटते हैं और दूसरा जो है आपके जीव जंतुओं के अंतर्गत बांटते हैं। यानी आपका जो पहला प्रकार है क्या है, पादप उत्तक, और दूसरा प्रकार क्या है आपका जंतु उत्तक। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले देख रहे थे किस प्रकार को, एक नंबर प्रकार यानी आपका जो है पादप उत्तक। इसको हम लोगों ने देखा था, ये कहां पे होते हैं, इसका डिफिनेशन सर क्या होगा? तो देखिए वैसे उत्तक जो पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पादप उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो आपका पादप उत्तक है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए बेसिकली हम लोगों ने देखा था जो है पादप उत्तक जो है उसके प्रकार को हम लोगों ने देखा था किसके आधार पर, तो उसके प्रकार को हम लोगों ने देखा था उसमें होने विभाजन होने वाली क्षमता के आधार पर हम लोगों ने देखा था। कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक था आपका विभोज्य उत्तक और दूसरा था क्या आपका अस्थायी उत्तक। विभोज्योतक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था विभोज्योतक को, जैसे कौन से कैसे हम लोगों को पता चला था विभोज्योतक के बारे में, हम लोगों ने देखा था डायग्राम की मदद से। अगर आप लोग जो इस चैनल उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको जो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हम लोग जो है पिछले वाले लेक्चर के ऊपर जो है ज्यादा नहीं ध्यान देंगे, हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। मैंने आपको कुछ जो आपके टॉपिक्स जो थे जो इंपॉर्टेंट थे मैं आपको बताते गया हूँ, ताकि आपको जो है रिवीजन हो जाए। कृपया अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देख लीजिएगा, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हर एक टॉपिक को जो अच्छी तरह से मैंने आपको ब्रीफली जो है डीपली आपको मैं बताया था। ठीक है, चलिए हम लोगों ने देखा था विभोज्योतक को, उसके बाद हम लोगों ने देखा था विभोज्योतक जो है हमारे पेड़ पौधों के अंतर्गत कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। एक तो हम लोगों ने देखा था शीर्ष में, शीर्षस्थ जिसे हम लोगों ने नाम दिया था, जड़ में होते हैं, कुछ विभोज्योतक जो है बीच में होते हैं, और कुछ विभोज्योतक जो है साइड साइड यानी पार्श्व भागों में होते हैं। इतने सारे विभोज्योतकों के बारे में हम लोगों ने बातें कर लिए थे, यानी विभोज्योतक जो आपका प्रकार था पादप उत्तक का ये समाप्त हो चुका था। और आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या जानेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग आगे जानेंगे अस्थायी उत्तक के बारे में,
फिर देखेंगे हम लोग अस्थायी उत्तक के प्रकार के बारे में। उसके बाद आगे जो है आपके जो भी टॉपिक आएंगे उनको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ये अब हम लोग जो है शुरू करते हैं इस लेक्चर को और देखते हैं आप सभी का जो अगला जो टॉपिक होने वाला है। आप सभी का जो टॉपिक होने वाला है अस्थायी उत्तक, इसको हम लोग समझेंगे आखिर अस्थायी उत्तक जो है सर ये होता क्या है। अस्थायी उत्तक नाम से ही आपको जो है पता चल गया होगा। अस्थायी का मतलब क्या होता है, जो उत्तक जो है सीमित हो जाता है। तो सर कैसे उत्तक, कौन से उत्तक जो है सीमित हो जाते हैं, इनको हम लोग देखेंगे। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, थोड़ी बहुत हिंट्स मैं आपको दे देता हूँ अभी। उसके बाद आगे हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं आखिर अस्थायी उत्तक सर ये होता क्या है। तो देखिए अस्थायी उत्तक जो है बेसिकली वो होते हैं जैसे विभुज्योतक होते हैं और उनकी जो है विभोजन क्षमता जो है जब खत्म हो जाती है, यानी जो विभुज्योतकी उत्तक होते हैं उनकी जो है अगर विभाजन क्षमता खत्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे क्या होते हैं, अस्थायी हो जाते हैं, यानी उनमें विभाजन नहीं होती है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, अस्थायी उत्तक के हम लोगों ने दो प्रकार देखेंगे इसके अंतर्गत। पहला प्रकार होगा आपका सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा प्रकार होगा आपका जटिल अस्थायी उत्तक। ठीक है, सरल अस्थायी उत्तक क्या देखेंगे हम लोग, सरल अस्थायी, यानी आपको नाम से पता है सरल अस्थायी कैसे होंगे, यानी जो उत्तक जो है सरल रूप से होगी। सरल रूप से कैसे होगी उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर हम लोगों ने देखा था जटिल अस्थायी उत्तक। सरल अस्थायी उत्तक के भी प्रकार को हम लोग देखेंगे, जटिल अस्थायी उत्तक के भी प्रकार को देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ इन दोनों के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए आपका जो सरल अस्थायी उत्तक होता है इसके तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं सर, तीन प्रकार। ठीक है, कौन कौन से, पहला होता है आपका पैरेनकाइमा, दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा और तीसरा होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं मृदोत्तक। उसके बाद कहते हैं दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, स्थूलकोण उत्तक, और तीसरे को क्या कहते हैं हम लोग, दृढ़ उत्तक कहते हैं। ठीक है, ये जो है आपके किसके प्रकार हो गए, आपके जो है सरल अस्थायी उत्तक हो गए, इसके प्रकार हो गए। वही आपका जो दूसरा है क्या है, जटिल अस्थायी उत्तक प्रकार है, इसके भी दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इसमें हम लोग दो प्रकार को देखेंगे। पहला है आपका जाइलम और दूसरा है आपका फ्लोएम। ठीक है, इतने सारे टॉपिक के ऊपर जो है आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बातें करने वाले हैं। उसके बाद जो है समय बचेगा तो हम लोग जो है आगे भी जो आपके टॉपिक्स है उनको भी कवर करेंगे। ठीक है, अगर समय नहीं बचता है तो देखा जाएगा, अगले के और लेक्चर हम लोग जो है इसका करेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आपका जो पहला टॉपिक होने वाला है क्या होने वाला है सर। तो जो आपका पहला टॉपिक होने वाला है अस्थायी उत्तक, इसको समझते हैं आखिर ये जो है क्या कहता है, ये टॉपिक जो है हमें क्या बताता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आपका जो टॉपिक है क्या, अस्थायी उत्तक, इसको आखिर ये क्या कहता है। तो देखिए आपका जो है अस्थायी उत्तक वो कहता है कि देखिए विभुज्योतक जो होते हैं, यानी विभाजित होने वाले जो उत्तक होते हैं, विभुज्योतक में कोशिका विभेदन की क्रिया के पश्चात कोशिकाओं की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है। यानी अगर कोई विभुज्योतक है तो उसमें कोशिका विभाजन की जब क्रिया हो जाती है उसके बाद उसकी जो है कोशिका विभाजन करने की जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे उनकी आकृति और आकार साथ ही साथ कार्य जो है वो क्या हो जाते हैं, अस्थायी हो जाते हैं। तो ऐसे उत्तकों के समूह को या फिर ऐसे उत्तकों को हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी उत्तक कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो ये अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं आपका जो है इसके प्रकार के बारे में। तो देखिए इसके प्रकार हम लोगों ने देखा था कितने होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन से सर, तो एक होता है आपका सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा क्या होता है आपका जटिल अस्थायी उत्तक। तो इन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो पहले अभी हम लोग देखेंगे सरल अस्थायी उत्तक को, उसके बाद हम लोग देखेंगे जटिल अस्थायी उत्तक को। चलिए अभी देखते हैं हम लोग सरल अस्थायी उत्तक को, उसके बाद समझते हैं इसके बारे में। तो भाइयों अब हम लोग देखेंगे आपका जो अगला टॉपिक है क्या है, सरल अस्थायी उत्तक। अब हम लोग समझेंगे क्या है ये, क्यों है ये, जो हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है ये टॉपिक को हम लोग जानेंगे। आखिर जो आपका सरल अस्थायी उत्तक है ये किस प्रकार से हमें ये जनाब जो है सहयोगी बनाते हैं। चलिए बातें आती है कि पहले जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए हैं वो सभी के सभी जो है आपको जो है अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार फिर से अब हम लोग देख लेते हैं आपका जो सरल अस्थायी उत्तक है। मैंने इसके बारे में कुछ बातें जो आपको बताए थे, उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सरल अस्थायी उत्तक को, इसके बाद देखेंगे हम लोग इसके प्रकार को। चलिए देखते हैं आखिर आपका जो सरल अस्थायी उत्तक है वो क्या कहता है। तो देखिए आपका जो सरल अस्थायी उत्तक है वो कहता है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने भिन्न भिन्न प्रकार के उत्तकों
को ऊतक जो एक जैसे दिखाई देते हैं, यानी एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने। बात सिंपल सा है भैया जी, जब सिंपल सा फंडा है, जब एक ही प्रकार के जब कोशिकाएं हैं, जब एक जैसे लोग हैं तो उनका उनका समूह भी तो एक जैसा ही होगा, उनकी संगति एक जैसी है तो उनका रहन सहन भी तो सबका सब एक जैसा होगा। वही बात है कि अगर एक प्रकार के कोशिकाएं हैं तो उनसे बने जो एक प्रकार से जो मिल के बने हुए जो कोशिकाएं हैं, उनके जो ऊतक है वो भी कैसे होंगे, एक जैसे ही होंगे। जो कैसे दिखाई देते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। ऐसे ऊतकों को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ऊतकों को हम लोग साधारण या सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, साधारण या सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बातें आती है सर, आगे देखते हैं कि आपका जो है सरल अस्थायी ऊतक है और कैसे, यहाँ पे तभी बात क्या है, सरल ऊतक कहते हैं। ठीक है, सरल ऊतक कहते हैं, समझ में आया क्या, सरल ऊतक कहते हैं। लेकिन सरल अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं, तो देखिए सरल अस्थायी कैसे कैसे बनाएंगे हम लोग, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बने हुए भिन्न भिन्न प्रकार के ऊतक जिनकी जो है क्या है, जो जिनकी जो है विभाजन क्षमता जो है वो समाप्त हो गई है, वैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, सरल अस्थायी ऊतक कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है आप सभी को। चलिए ये जो है आपका किसका है, आपका जो है ये किसका है, डिफिनेशन है आपका जो है सरल उत्तक का है। किसका है, सरल उत्तक का, यानी साधारण उत्तक का। सरल अस्थायी उत्तक का क्या हो जाएगा, तो एक ही प्रकार के कोशिकाओं के ऐसे समूह जिनका जो है विभाजन क्षमता समाप्त हो गई है, या फिर आप बोलिए एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने हुए उत्तकों का समूह जिनका जो है विभाजन क्षमता समाप्त हो गई है, वैसे उत्तकों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बातें आती है कि सर एक ही प्रकार के कोशिकाएं हैं, तो एक ही प्रकार के कोशिकाएं सर कैसे कैसी होगी, तो देखिए आपके जो है कुछ कोशिकाएं जो है ऐसे भी हो सकती है, जैसे कुछ कोशिकाओं का समूह जो है गोल गोल होकर के होता है, कैसे होता है, सर्कल वाला। ठीक है, कुछ कोशिकाओं का समूह कैसा होता है, सर्कल वाला होता है। ठीक है, ये जो है कुछ कोशिकाएं हैं, ये कैसी है, सर्कल टाइप का है। और कुछ कोशिकाएं जो है आपकी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे हम लोगों ने देखा था कि उस समय हम लोगों ने जब कोशिकाओं को पढ़ा था तो उस समय देखा था कोशिकाएं जो है अंडाकार, गोलाकार, अनियमित आकार की जो है होती है। ठीक है, मतलब से जो है कुछ कोशिकाओं का जो है यहाँ पे हम लोग आकार को देख रहे हैं, अलग अलग जो हम लोग उस समय प्रकार के कोशिकाएं देख रहे थे, उसमें से कुछ ये जो है हमारे कोशिकाओं का जो है आकार है, जो क्या है, किसके लिए है, ये जो है आकार आपका जो है किस कोशिकाओं के लिए है, ये ऐसे कोशिकाएं हैं जो जिनका कार्य भी एक है और इनका जो है कार्य के साथ साथ इनका जो क्या है, आकार जो है क्या है, सेम सेम है इनके लिए। तो हम लोग देखेंगे आखिर ये जो है किस प्रकार से जो है हमारे सरल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत जो है कैसे जो है ये उपयोगी है। तो पहले तो अभी हमको आप लोग यहाँ पे डायग्राम को बनाने दीजिए पहले, उसके बाद हम लोग देखेंगे आखिर ये क्या है। तो देखिए हमारा डायग्राम जो है लगभग बन ही चुका है। देखिए एक जो है कोशिकाओं का समूह ये हो गया गोलाकार, एक जो है आपका जो यहाँ पे ये त्रिभुजाकार हो गया, और दूसरा जो कोशिकाओं का जो हम लोग प्रकार देखेंगे वो स्क्वायर शेप वाला हम लोग देख ले रहे हैं। तो भैया जी आप पूछिएगा सर अभी इसका हमें क्या जरूरत है, कुछ कोशिकाएं ऐसे हो जाएंगे डब्बा डब्बा जैसे, कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ कोशिकाएं ऐसे हो जाएंगे। तो आप पूछेगा सर इसका क्या जरूरत है हमारे सरल अस्थायी उत्तक के अंदर। तो देखिए हमारे जो आपका जो सरल अस्थायी उत्तक होता है इसके कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार। कौन कौन से, मृदु उत्तक, दूसरा होता है स्थूल कोण उत्तक, और तीसरा होता है आपका दृढ़ उत्तक। तो उसमें से जो आपका पहला उत्तक है वो क्या है, यहाँ पे है मृदु उत्तक। क्या है, मृदु उत्तक। ठीक है, ये क्या है, मृदु उत्तक है। आपका ये क्या है, स्थूल कोण उत्तक है। क्या है, स्थूल कोण उत्तक हो जाएगा ये। और ये आपका जो है दृढ़, क्या हो जाएगा आपका, ये दृढ़ उत्तक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है आपका कैसा है उत्तकों का समूह, ये जो है आपका मृदु उत्तक है, ये क्या हो जाएगा आपका दृढ़, आपका स्थूल कोण उत्तक है, ये आपका क्या है, दृढ़ उत्तक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना तक समझ आया होगा। आपका जो मृदु उत्तक होता है उसका जो कोशिकाओं का आकार जो है ऐसा ही होता है, और उनमें जो बीच में कुछ खाली स्थान पाई जाती है, और इन स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय स्थान या फिर अंतःकोशिकीय अवकाश कहते हैं। ठीक है, अवकाश का मतलब क्या होता है, खाली जगह होता है। ठीक है,
इतना क्लियर आप सभी को। अब एक एक करके हम लोग जो है इनको देख लेते हैं, हमारे जो आपका जो सरल अस्थायी उत्तक है इसके प्रकारों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे जटिल अस्थायी उत्तक को, वो बाद की बातें अभी हम लोग जानते हैं एक एक करके इनको। मृदु उत्तक को एक एक करके जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम लोग स्थूल गोल उत्तक के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम लोग दृढ़ उत्तक के बारे में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अभी आपका जो पहला होगा टॉपिक, अभी फिर से क्या जानेंगे हम लोग, पहला प्रकार होगा आपका मृदु उत्तक, इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है बातें कर लेते हैं आप सभी का जो पहला प्रकार है सरल अस्थायी उत्तक का, उसको जिसका नाम है इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसको पैरेनकाइमा कहते हैं, वही इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आपका मृदु उत्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आखिर ये क्या कहते हैं। तो देखिए बोला जा रहा है यह सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी उत्तक है। क्या ये जो है पादपों में जो है सबसे अधिक पाया जाने वाला क्या है, सरल अस्थायी उत्तक है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल एवं जीवित कोशिका का बना होता है, यानी इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो पतली कोशिका भित्ति वाली होती है। ठीक है, और उनका जो है वो कैसी होती है, वो जीवित भी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इस उत्तक की कोशिकाओं के मध्य काफी रिक्त स्थान उपस्थित होता है। ठीक है, हमने बातें किया था कि जो आपके हमारी जो है क्या, हमारी जो पैरेनकाइमा है यानी मृदु उत्तक है, इनकी जो है कोशिकाओं के बीच जो है काफी जो है आपका क्या होता है, रिक्त स्थान पाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक रिक्त स्थान आप देख ही रहे हैं, कहाँ कहाँ पे पाया जा रहा है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान हो गया, यहाँ पे रिक्त स्थान हो गया, यहाँ पे जितने जितने कोशिकाएं बढ़ेंगी वैसे वैसे यहाँ पे रिक्त स्थान जो है बारी ज्यादा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे जो है पाया जाता है। और जो है हमारे जो उत्तक होते हैं, जैसे हम लोग पैरेनकाइमा के बारे में बातें कर ले, कोलेनकाइमा जो है और आपका स्क्लेरेनकाइमा जो है, इन दोनों का अपेक्षा इसमें जो है सबसे ज्यादा कोशिका स्थान जो है पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं आप सभी का जो है पैरेनकाइमा का कार्य जो है उसको आखिर के वो क्या कहता है। तो चलिए अब देख लेते हैं आप सभी का जो हम लोग का पैरेनकाइमा है, इसके कार्यों को, आखिर ये जो इनके कार्य है इनसे हमें किस प्रकार की जो है ज्ञान प्राप्त होती है। तो भैया जी देखिए जो आपका पैरेनकाइमा जो है उसका पहला कार्य क्या है, यह जो है उत्तक जो है वो प्राय जो है भोजन का भंडारण करता है, यानी जो हमारे पौधे होते हैं उनके अंदर जो भोजन बनता है उनका भंडारण कौन करता है, तो आपके जो है पैरेनकाइमा यानी मृदु उत्तक करता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए आगे देखिए, दूसरा जो है कर रहे कि कुछ पैरेनकाइमा जो है उत्तकों के क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी जो हमारे कुछ जो आपके पैरेनकाइमा जो उत्तक होते हैं उनमें जो है कुछ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जैसे देखिए ये आपके पैरेनकाइमा हो गए, यहाँ पे अभी हम लोग पैरेनकाइमा को ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए ये आपके पैरेनकाइमा होगा, ये कोशिकाएं हो गई, कौन सी कोशिकाएं हो गई, मृदु उत्तक यानी पैरेनकाइमा की कोशिकाएं हो गई। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ कोशिकाओं में जो है, यहाँ पे कुछ पैरेनकाइमा में जो है क्लोरोफिल पाए जाते हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल जो है पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया जी, तो सर जी यहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, तो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं जिसके कारण इनमें क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो भैया जी आप कहेंगे सर क्लोरोफिल तो जो हमारे पौधे हैं उनके पत्तियों में पाया जाता है, तो नहीं जी सर, कितने जो पौधे होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं उनके तनों में भी जो है क्लोरोफिल होता है। तो आप क्या जानते हैं मृदु उत्तक जो है क्या करता है, तनों में ज्यादातर पाया जाता है, पौधे के हर एक भाग में जो है ज्यादातर क्या पाए जाते हैं, मृदु उत्तक ही पाए जाते हैं। तो वो क्या करता है, इन जो कोशिका इनमें उपस्थित होती है, कौन सी कोशिकाएं, जो हमारे जो मृदु उत्तक है यानी इनमें जो कोशिकाएं उपस्थित होती है उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल का क्या करेंगे सर, तो जब क्लोरोफिल है तो हरा होगा तो बिल्कुल जी वो क्या करेगा, खाना बनाएगा। तो जी ये क्या करता है, खाना बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है। इस तरह का जो हमारे पैरेनकाइमा होते हैं, और इस तरह के जो हमारे पैरेनकाइमा यानी ऐसे कोशिकाओं का जो समूह होते हैं यानी पैरेनकाइमा जो होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उसका नाम क्या बन जाता है, क्लोरेनकाइमा बन जाता है। ठीक है, और इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहते हैं हम लोग हरित उत्तक भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप सभी को। चलिए आगे देखिए भैया जी, एक सवाल है आप सभी से, क्या बताइए जो हमारे जो
पानी के अंतर्गत जो हमारे पौधे होते हैं, कुछ पौधे जो है वो जल की सतह पे तैरते रहते हैं। तो वह कैसे तैरते हैं सर? वो अपने हम लोगों ने तो फिजिक्स के अंतर्गत देखा था कि जानते हैं कि वो जो अपने भार के बराबर कोई वस्तु जो है हटाता है पानी तो वो तैरता है। तो क्या पत्ते भी अपने भार के बराबर पानी हटाते हैं क्या? ये सही बात है? हटाते होंगे सर, आप बोलिए हटाते होंगे, हमें क्या पता है। तो देखिए उनमें जो है तो उनका तैरना का कारण क्या है, उनमें जो कोशिकाएं होती है, जो हमारे ऊतक होते हैं, पैरेन्काइमा ऊतक होते हैं, उनके अंदर जो है बड़ी बड़ी जो है रिक्त स्थान पाए जाते हैं, बड़े बड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, आसानी से जल के ऊपर तैर पाते हैं। और ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। मैं यहाँ पे नहीं लिख पाया क्योंकि यहाँ पे जो है ज्यादा वो टॉपिक हो जाता, अट नहीं पाया, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया आपको बता दिया। ठीक है, ऐसे ऊतकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग, एरेनकाइमा कहते हैं। जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है क्लोरेनकाइमा या फिर हरित ऊतक कहते हैं। इतना क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए अब आप सभी का जो दूसरा प्रकार है, यानी जो आपका जो सरल अस्थायी ऊतक है, इसका दूसरा प्रकार, उसको अब हम लोग देखते हैं आखिर वो जो है क्या कहता है। तो चलो भाई अब हम लोग देखते हैं आप सभी का जो अगला प्रकार है सरल अस्थायी ऊतक का, उसमें का उसको आखिर वो क्या कहता है। तो भैया जी देखिए, अभी आपका जो है दूसरा प्रकार कौन सा है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, कॉलेनकाइमा। क्या? कॉलेनकाइमा, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उसे, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, अभी चलिए आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको जो है जो लिखा गया है इसके ऊपर फोकस ना करके मैं जो बता रहा हूँ वहां पे ध्यान देना है। देखिए अभी हम लोग देखेंगे स्थूल कोण ऊतक के पहले जो है डायग्राम को, उसके बाद आगे समझेंगे कि आखिर ये जो है डायग्राम ऐसा क्यों बनाया गया है और क्या होता है इसका कारण। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे इसमें जो है होता क्या क्या है। ठीक है, देखिए ये है क्या आपका स्थूल कोण ऊतक। क्या है? स्थूल कोण ऊतक। इसका अभी हम लोग क्या बना रहे हैं, डायग्राम को जो है बना रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए ये हो गया क्या आपका स्थूल कोण ऊतक। क्या हो गया? ये हो गया आपका स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, चलिए अब बारी आती है सर जी आपके जो हम लोग का स्थूल कोण ऊतक है, क्या इसमें होता क्या क्या है सर, आप बस ये भी बता दीजिए। तो देखिए मेरे भाई, इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो है वो क्या होती है, इसमें जो है कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया जी? कुछ खाली स्थान पाए जाते हैं। ऐसे गोल गोल से जो है कुछ खाली स्थान बड़े बड़े से जो है इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, बड़े बड़े से जो है खाली स्थान पाए जाते हैं। इतना क्लियर है? क्या होता है, गोल गोल से खाली स्थान पाए जाते हैं। अब बोलिएगा सर जी ठीक है खाली स्थान पाए जाते हैं तो इसे कहते हैं क्या है, ये भी बता दीजिए। तो देखिए इसे सर जी हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग रसधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? रसधानी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, इसे रसधानी कहते हैं। उसके बाद भैया जी एक और सी बात है इसमें जो है, एक और खास बात है कि इसमें एक और चीज पाई जाती है, वो क्या है, केंद्रक। क्या है आपका? केंद्रक। क्या होता है सर जी? केंद्रक। ये कैसा होता है, लाल लाल ये है, हम लोग जो है ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं, ये क्या है आपका केंद्रक है। बोलेगा आप एक ही तरफ होता है ना जी, ना, हर तरफ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका सर जी, ये क्या हो गया आपका केंद्रक। किसका? किसका केंद्रक? किसका? आपका जो है स्थूल कोण ऊतक उसका। ठीक है, चलिए ये तो हो गया केंद्रक। अब बारी आती है सर जी केंद्रक हो गया तो क्या इतने ही सी बात चीजें जो इसके अंदर पाई जाती है, तो ना भैया जी इसमें कुछ और भी चीजें पाई जाती है जो आप यहाँ पे देखिए। ये क्या है आपकी कोशिका जो है भित्ति है। क्या है आपकी कोशिका भित्ति है। क्या है? कोशिका भित्ति। ठीक है, इन सभी चीजों को जो है ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे मैं एक और बातें जो है आपको बताने वाला हूँ, जिसको भी आप समझ जाएंगे आगे कि जो है कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है कोशिका भित्ति। और देखिए इनमें जो है कुछ और जो संरचनाएं पाई जाती है, कुछ और कारण जो होता है, जिसके कारण जो इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थूल कोण ऊतक। तो देखिए इसके कोने पे जो है वो क्या होता है, एक पदार्थ जम जाता है, जो आप जैसे ये आपका कोना हो गया, ये कोना जो हम लोग बाहर निकाल दे रहे हैं, थोड़ा सा दिखेगा आपको। ठीक है, ये कोना हो गया, ये यहाँ का कोना और ये यहाँ का कोना और ये यहाँ का कोना। ठीक है भैया,
आप लोग जो है ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो कोना है इसके यहाँ पे जो है कुछ पदार्थ जम जाता है। क्या हो जाता है? कुछ पदार्थ जो है इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? स्थूल कोण उत्तक पड़ जाता है, ठीक है। क्या पड़ जाता है? स्थूल कोण उत्तक, ठीक है। इतना क्लियर है? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको जो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको आखिर लिखा क्या गया है, ठीक है। चलिए, लिखा गया है कि यह उत्तक जो है वह एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंतों में पाया जाता है, उपस्थित होता है। तो भैया जी इसका मतलब जो है मैं आपको अभी बताएंगे। कहेंगे सर जी आप ये क्या बवाल से इतना जो है खतरनाक सा चीज लिख दिए सर जी, हमें तो कुछ समझ में ना आया। तो सर जी सब्र कीजिए, हम आपको जो है जस्ट ये आप समझ लीजिए, इसके बाद मैं आप सभी को वो भी बता दूंगा वो कहाँ पे वो कह क्या रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी एवं अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है। भैया जी जो हमने यहाँ पे बातें बताई है कि जो है इस उत्तक की कोशिकाएं जो है कैसी होती है? जीवित होती है, ठीक है। कैसी होती है? जीवित होती है तथा लंबी होती है। देख ही रहे हैं आप लोग, लंबी लंबी सी संरचनाएं हैं, क्या होती है? लंबी होती है। और उसके बाद मैंने क्या कहा, इनकी जो है संरचनाएं जो है क्या होती है? अनियमित ढंग से होती है। यानी देख रहे हैं कि कोई भी जो है एक समान से जो है एक जगह पे जो स्थिर नहीं है, कोई इधर थोड़ा सा बढ़ जा रहा है, कोई इधर बढ़ जा रहा है, मतलब इनमें जो है एक निश्चित ढंग से जो है एकत्रित नहीं रहते हैं। इनके कोनों पर जो है क्या हो जाता है? एक मोटी सी जो है क्या पदार्थ और जो है उपस्थित होती है, जिसके कारण इनका कोना जो है क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बातें आती है सर जी इसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है? इसके पहले जो हम लोग मृदु तक पढ़े थे उसमें और इसमें कुछ अंतर आपको दिख रहा है? तो आपको अंतर दिखना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोगों ने मृदु तक को क्या देखा था? वो गोल गोल सी जो है संरचनाएं थी, उनकी कोशिकाओं के बीच में क्या था? रिक्त स्थान था। लेकिन इनमें जो है रिक्त स्थान क्या है? अनुपस्थित है। क्या है? अनुपस्थित है। इतना क्लियर हो आप सभी को? चलिए अब आप बोलिएगा सर कि ये भी बता दीजिए सर जो पहला वाला बातें कह रहा है ये क्या कह रहा है? हमें ये तो कुछ बवाल सा चीजें हमें समझ में ना आ रहा है, इसको भी जरा बता दीजिए ये क्या कह रहा है। तो देखिए मेरे भैया यहाँ पे आप समझिए, ये क्या हो गया आपका? मान लीजिए आपका डाल हो गया या फिर किसी पेड़ का जो है टुकड़ा हो गया। क्या हो गया? पेड़ का टुकड़ा हो गया, जहां से क्या हुआ है? एक पत्ती निकली हुई है। क्या निकली हुई है? पत्ती। पत्ती तो समझ में आता है ना, पेड़ का जो है पत्ता निकला हुआ है। क्या निकला हुआ है? पत्ता, ठीक है। ये हो गया आपका पेड़ का पत्ता, ये जो है निकला हुआ है। तो बोलिएगा सर इसका जो है पेड़ के पत्ते से क्या लेना देना है? तो लेना देना है भाई साहब, ये जो है कहाँ पे पाया जाता है? ये उत्तक जो है आगे देखिए एक और सा जो टॉपिक आपके लिए छोड़ा गया है इसी के लिए। देखिए ये क्या कहता है? इस उत्तक की कोशिकाओं के मध्य बीच में कुछ कम स्थान उपस्थित होता है। इनके बीच में जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कुछ कम स्थान उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे क्यों आपके पत्ती जो है मैंने इसको क्यों बनाया? क्योंकि ये देखिए ये उत्तक जो है क्या करते हैं? लचीलापन लाते हैं, ये लचीलापन का कार्य करते हैं। तो देखिए आप बोलेंगे सर पौधों में लचीलापन का कहाँ जरूरत है? पौधों कौन सा जो है लचीला होते हैं? कौन सा उनको जो है झुक कर हमें कोई सा का सामान उठाना है या फिर कोई काम करना है, कुछ तो करना तो नहीं है। तो उनमें लचीलापन क्यों चाहिए भाई साहब? क्यों चाहिए लचीलापन? आप कभी ना कभी जो है किसी पेड़ को जो है उसका टहनी यानी उसका दाढ़ी पकड़ के जो है कभी किसी पत्ते को तोड़े होंगे, तो पत्ता जो है मुड़ क्यों जाता है? यानी अगर हम इसको दाढ़ी को देखें, ये जो है दाढ़ी हो गया, डाल हो गया, और इसको हम लोग जो है ऐसे मोड़े, पत्ता को मोड़ेंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो है बेंड करेगा। क्या करेगा? बेंड करेगा। और यहाँ पे जो है मोटा हो जाता है, देखे होंगे आप लोग यहाँ पे जो है एक जमा हो जाता है, तो जो कोन है इसका क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है? लचीलापन इसमें पाया जाता है। तो क्या हो जाता है? लचीलापन जो इसमें जो है पहले ये लपता है, पहले क्या करता है? लप जाता है, यानी वो जो है लचीला हो जाता है। उसके बाद जो है अगर ज्यादा बल लगाते हैं हम लोग तो टूट जाता है, ठीक है। तो क्या करता है? लचीलापन का कार्य करता है। और यही कहा जाए ये उत्तक जो है एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृंतों यानी पत्तियों के पास जो है पाए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आया होगा। चलिए अब इसको कार्यों को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसका जो कार्य है उसको, आखिर ये कार्य जो है क्या कहते हैं। तो देखिए अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं किसके कार्य के बारे में बातें कर रहे हैं? हम लोग जो है कोलेनकाइमा के जो कार्य है उनके बारे में बातें करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि जो पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, भागों में जो है जो ये क्या करता है, ये जो कोलेनकाइमा है क्या करता है? पौधे के विभिन्न भागों में टूटे बिना लचीलापन लाने का काम करता है। वही बातें जो है मैंने कुछ देर पहले आपको पत्तियों को यहाँ पे जो है चित्र बनाया था मैंने,
वहां पे मैंने आपको समझाया था, यही बातें जो है मैं आपको बताया थे। उसके बाद ये जो है कह रहे हैं कि पौधों को जो है क्या कहता है, यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतने जो है समझ में आए होंगे। चलिए एक और बात है कि सर जी आप बार बार बोल रहे थे जो कॉलेनकाइमा है उनके कोनों पर जो है एक पदार्थ उपस्थित हो जाता है जिसके कारण वो मोटा हो जाता है, उसी के कारण इसका नाम जो हम लोग जो है स्थूल कोन उत्तक या फिर कॉलेनकाइमा हम लोग कहते हैं। तो सर जी ये जो पदार्थ जमा होता है उसे क्या कहते हैं? तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, सेल्यूलोज कहते हैं। वो जो है जमा हो जाता है तब जाकर वो क्या हो जाती है आपका जो है, उसी के कारण जो आपका कॉलेनकाइमा जो है उसी के कारण जो आपका कॉलेनकाइमा को हम लोग जो है इसका क्या कहते हैं, नाम क्या पड़ता है, स्थूल कोन उत्तक जो है इसका नाम पड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इसमें जो एक बार फिर से बातें कर ले क्या क्या पाई जाती है। तो इसमें जो है राजधानी पाई जाती है, केंद्रक भी पाया जाता है, उसके बाद इसमें कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, तथा इसमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज भी पाया जाता है, क्योंकि कोने पे जो है उपस्थित है जिसके कारण क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, चलिए इतना सारे जो है बातें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। तो भैया जी चलिए अब हम लोग का जो है अगला जो प्रकार है उसके बारे में बातें करते हैं, आखिर वो जो है क्या कहते हैं। तो आप सभी का अगला प्रकार क्या है, हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में बातें कर लिया है। हम लोगों ने क्या किया है, पहले तो हम लोगों ने मृदु उत्तक यानी मृदु उत्तक को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेनकाइमा। पहले हम लोगों ने मृदु उत्तक यानी पैरेनकाइमा को समझा था, उसके बाद अभी हम लोगों ने कॉलेनकाइमा को समझ लिया। अब बात बारी आती है, अब जो है जिस टॉपिक के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे यानी तीसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार किसका, सरल अस्थायी उत्तक का, उसका क्या नाम है, उसका नाम है आपका जो है क्या, एस्क्लेरेनकाइमा। क्या है, एस्क्लेरेनकाइमा, यानी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आखिर ये जो है क्या कहता है। चलिए अब बारी आती है आप सभी का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है। तो आप सभी का जो देखिए तीसरा प्रकार है वह है एस्क्लेरेनकाइमा। यानी अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, एस्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ उत्तक। किसके बारे में, दृढ़ उत्तक के बारे में। आखिर ये जो है जनाब क्या कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं दृढ़ उत्तक का जो आकार कैसे होता है। तो देखिए दृढ़ उत्तक जो होता है वो नलीनुमा होता है। क्या होता है, नलीनुमा होता है। तो और इसके जो बाहरी ये सतह है यहाँ पे क्या पाया जाता है, इसमें ये पूरा का पूरा जो है क्या होता है, इसमें जो है पूर्ण रूप से जो है क्या भरा रहता है, लिग्निन भरा रहता है। यहाँ पे पूर्ण रूप से जो है लिग्निन भरा रहता है। और ये कैसी होती है, ये मृत होती है, पतली होती है तथा लंबी होती है। ठीक है, इसमें कुछ कण यहाँ पे पाए जाते हैं, कुछ कण पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका जो कार्य है वो क्या होता है। तो देखिए इसका कार्य जो होता है आपका जो है, जो हमारी कोशिका है या फिर जो उत्तक है उनको जो है क्या पहुंचाना, कठोरता पहुंचाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आखिर ये जनाब पाए कहा जाता है। तो देखिए अगर आप लोग देखें नारियल के रेशे में जो है, जो आपका जो रेशा जो आपका नारियल होता है उसका रेशा जो है क्या होता है, उसका छिलका जो है किससे होता है, रेशा युक्त तो होता है। ठीक है, उनकी कोशिका को देखें तो उसमें क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक जो है से बना होता है। वो जो है नारियल का जो छिलका है वो किससे बना होता है, तो आपका स्क्लेरेनकाइमा उत्तक से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए ये उत्तक जो है क्या होता है, तने में क्या करता है, संवहन बंडल के समीप पत्तों एवं सिराओं में तथा फलों एवं बीजों के कठोर छिलके में उपस्थित होता है। अब बोलिएगा सर ये संवहन बंडल क्या, बहुत सी चीजें। तो देखिए हम लोग जो है आगे जाकर अभी जो हम लोग पढ़ेंगे जटिल अस्थायी उत्तक के बारे में उसको देखेंगे, तो उसी को हम लोग जो है इन दोनों जटिल अस्थायी उत्तक के अंतर्गत दो उत्तक आते हैं। कौन कौन से, एक जाइलम आता है, एक फ्लोएम आता है। तो इन दोनों के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं, संवहन बंडल कहते हैं। और वहीं पे जो है ये पाया जाता है, साथ ही साथ फलों में पाया जाता है और उनके कठोर भाग में भी पाया जाता है और तनों में भी पाया जाता है। ठीक है, चलिए इस उत्तक की जो है कोशिकाएं जो है कैसी होती है, मृत, लंबी एवं कैसी होती है, पतली होती है। यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया इस उत्तक की भित्ति जो है, इस उत्तक की ये जो भित्ति है वो किससे बनी होती है, लिग्निन से के कारण जो है बनी होती है और उसी कारण जो है मोटी होती है। ठीक है, इतने क्लियर आप सभी को। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ ये जो है हम लोग का कार्य भी इसका हम लोग देख लिया और इसी के साथ हम लोग जो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप बोलेंगे सर जटिल अस्थायी उत्तक को भी बता देते हैं आप, तो सर जी हम लोग उसको जो है अगले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में जो है हम लोग उसको देखेंगे। चलिए तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है तो उसको हम लोग जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। चलिए जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है इस आप सभी के जो यूट्यूब चैनल है यानी आप सभी के जो स्टडी प्लेटफॉर्म है इस पे ऊपर जो है आप सभी के सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जो है आती रहती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर वीडियो चाहिए तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना होगा और अपने सभी दोस्तों के पास क्या करना होगा, शेयर करना होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।